हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सक्रियता श्रेणी के बारे में। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था अपना मेटल सॉल्यूशन के साथ में किस तरीके से रिएक्शन होती है, ये से लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था। ठीक, आज हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में जान लिया था पिछली वीडियो के अंदर भी, लेकिन आज जो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है? तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? एक मेटल्स का अरेंजमेंट है। क्या है? एक लिस्ट है मेटल की, जिसके अंदर मेटल को अरेंज किया गया। किस तरीके से अरेंज किया गया? उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल्स को अरेंज किया गया है। उसी लिस्ट को हम क्या कह देते हैं? उसी टेबल को हम क्या कह देते हैं? उसी टेबल को हम रिएक्टिविटी सीरीज कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज कह देते हैं, यानी कि क्या कह देते हैं उनको हम सक्रियता श्रेणी कह देते हैं। ठीक है, ये देखा यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? एक लिस्ट है। किसकी लिस्ट है? मेटल्स की लिस्ट है, जिसके अंदर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज, यानी कि उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया एक लिस्ट के अंदर मेटल्स को, जिसको हम क्या कह देते हैं? जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज कह देते हैं, यानी कि सक्रियता श्रेणी कह देते हैं। ठीक है भाई, आगे इतनी बात समझ में? ठीक, यही बात हिंदी में लिखी हुई है कि सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी एक सूची है। क्या है? एक सूची है, एक लिस्ट है, जिसके अंदर क्या होता है? जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। अवरोही क्रम का मतलब क्या? घटते क्रम में इनको क्या गया? व्यवस्थित किया गया। सबसे पहले उस धातु को रखा जिसकी सबसे ज्यादा क्रियाशीलता है, फिर उसके नीचे उस धातु को रखा जिसकी कम अभिक्रियाशीलता है, फिर उससे नीचे उस धातु को रखा जिसकी उन दो धातुओं से कम अभिक्रियाशीलता है। तो उनको घटते क्रम में अभिक्रियाशीलता के हिसाब से घटते क्रम में धातुओं को व्यवस्थित किया गया। उस श्रेणी को, उस सूची को, उस लिस्ट को क्या कहा गया? उसी लिस्ट को सक्रियता श्रेणी जो है कहा गया। तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या दे रखा है? इसके अंदर करीब 12 या 13 होंगे एलिमेंट्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये 13 आपके एलिमेंट्स है। 13 आपको एलिमेंट्स इसी तरीके से याद कर लेने। ठीक है, बिल्कुल इसी के ऑर्डर में याद कर लेना। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, वरना आपकी रिएक्टिविटी सीरीज गलत हो जाएगी। और फिर अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भी आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, या फिर क्वेश्चन गलत कर देंगे। ठीक है, इसलिए क्या होना चाहिए? ये बिल्कुल एकदम लाइन वाइज ही याद होनी चाहिए, जिस तरीके से लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में देखा पोटेशियम, फिर उसके नीचे सोडियम, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और गोल्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दिया गया कि जो मेटल है ना, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया गया। मतलब कि जो पोटेशियम होगा उसकी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। ठीक, तो ये यहाँ पर दे रखा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व है। ये क्या है? ये अधिक क्रियाशील तत्व है। ये अधिक क्रियाशील तत्व है। यहाँ पर जो है धातु भी लिख सकते हैं, क्योंकि धातु भी क्या है? एक तत्व ही है। ठीक है, तो ये क्या? अधिक क्रियाशील धातु है। फिर उसके बाद क्या आता है? जिंक से क्या है? रिएक्टिविटी डिक्रीज है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? रिएक्टिविटी धीरे धीरे घटती जा रही है। रिएक्टिविटी तो शुरू से घटती हुई जा रही है, लेकिन बीच में दिया गया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये रिएक्टिविटी डिक्रीज है। ठीक, फिर आगे दे रखा है लीस्ट रिएक्टिव। ये क्या? सबसे कम क्रियाशील है। ये क्या है? ये सबसे कम क्रियाशील है। ठीक, इनको आप लिख सकते हैं मध्यम क्रियाशील है। मध्यम अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो तत्व है, सबसे ऊपर जो धातु है, एलिमेंट है, मेटल्स है, वो क्या है? वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो अधिक क्रियाशील धातु है। फिर बीच में जो है वो मध्यम क्रियाशील है, और जो नीचे पाए जाते हैं जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, ये क्या है? सबसे कम है, लीस्ट रिएक्टिव है। ये बहुत ही कम रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ये बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, ये मॉडरेट लेवल पर रिएक्शन करते हैं, और ये बहुत ही कम तरीके से, ना के बराबर ही जो है रिएक्शन करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, यानी कि धातुओं की अधातुओं के साथ में अभिक्रिया। मतलब जब धातु अधातु के साथ में अभिक्रिया करेंगे, मेटल नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन करेंगे, तब क्या बनेगा? ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ी सी कुछ बातें जान लेते हैं दोनों के बारे में। हमने शुरू में ही इनके बारे में डिफरेंस की टेबल पढ़ी थी, इसके अंदर हमने करीब 10 से 11 डिफरेंस पढ़े थे। ठीक, तो वैसे ही थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो मेटल होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, यानी कि जो धातु होते हैं, वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं।
धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, यानी कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। और जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो उन पर क्या कैसा चार्ज आ जाता है, प्लस का चार्ज आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हम कैटायन कहते हैं, यानी कि हिंदी में इनको कहा जाता है धनायन। क्या कहा जाता है इनको, धनायन जो है कहा जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें नॉन मेटल की, क्या करें, नॉन मेटल की, तो जो नॉन मेटल होते हैं यानी कि अधातु जो होते हैं, जो अधातु होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, यानी कि टेक इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ये लेते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं तो इन पर कौन सा निशान आ जाता है, इन पर माइनस का निशान आ जाता है, इनके पास क्या आ जाता है, माइनस का चार्ज आ जाता है। ठीक है, और ये जो माइनस का चार्ज होता है इसको हम बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं, एनायन। ये आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, 3rd चैप्टर के अंदर। इनको क्या कहा जाता है, इनको ऋणायन कहा जाता है, इनको ऋणायन जो है कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मानो हमारे पास में क्या सोडियम है, क्या है, सोडियम। सोडियम एक मेटल है, तो सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जैसे कि सोडियम के पास क्या है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 8 है। अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे कि हर एक मेटल में, चलो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, कि मानिए कि सोडियम है, क्या है, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब क्या है कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अपने 9th क्लास के अंदर 4th चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर अपने क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, उसके अंदर की KLMN कुछ क्लासेस हैं, कुछ ऑर्बिट्स होती हैं एटम की, ठीक है, जो कि क्या होती है, जिनको हम KLMN से जो है इनको दिखाते हैं। ठीक है, इन शेल से क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स को दिखाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो K शेल होती है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, M के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और N के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है आते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, अब हमारे पास में मेटल है कौन सा, सोडियम। ठीक, तो सोडियम है, अगर मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा लिखना हो कि सोडियम के अंदर किस किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स बटे हुए होंगे, वही क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, वो मुझे लिखना है। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि सबसे पहली शेल है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन K शेल के अंदर आ गए। ठीक, वैसे ही अब अगली शेल कौन सी है, L, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसमें आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। 11 में से 2 आ गए, 9 बचे, 9 में से 8 इलेक्ट्रॉन अगली शेल के अंदर आ गए। ठीक है, अब कितने बचे, 9 में से 8 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन M वाली शेल के अंदर जो है आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, M वाली शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ गया, 2 8 1, 2 और 8 10 और 1 11। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11, और 11 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बट जाते हैं। तो 2 8 1 क्या हो गया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। मतलब कि शुरू की शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगली शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इससे अगली शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे अगली शेल के पास, अगली शेल में इसके पास होगा। ठीक, तो क्योंकि सोडियम क्या है, एक मेटल है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी हमने निकालना सीखा 1 है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, ये लूज कर देता है। सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को अपने पास से लूज कर देता है। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो कितने बचे, 2 और 8 बचे। अब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज करा तो इस पर कैसा निशान आ जाएगा, प्लस का निशान आ जाएगा। अब ये जो प्लस का निशान आया इसके पास, इसने बना लिया सोडियम कैटायन। क्या बना लिया, सोडियम कैटायन इसने जो है बना लिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर उनमें प्लस का चार्ज आता है, और उसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, यानी कि धनायन बोलते हैं। तो सोडियम ने क्या करा है, सोडियम ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करा, क्यों, क्योंकि वो मेटल था। अब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उसमें प्लस का चार्ज आएगा। अब उसमें प्लस का चार्ज आया, इसलिए उसने क्या बनाया, सोडियम कैटायन बनाया, यानी कि उसने क्या बनाया है, उसने सोडियम धनायन बनाया है। उसने क्या बनाया है, उसने सोडियम धनायन जो है बनाया। ठीक है, वैसे ही अगला हमारे पास मान लीजिए कोई नॉन मेटल है, जैसे कि क्लोरीन। ठीक, जैसे मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाला है 2 8 1, वैसे क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, वो होता है 2 8 7। कितना होता है, 2 8 7 जो है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज करा, वही इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लोरीन ले लेता है। तो इसके पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर क्लोरीन पर माइनस का निशान आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने देखा था अभी जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, टेक कर लेते हैं। ठीक, और जब वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो पर माइनस का निशान आता है, और वो साथ में क्या बनाते हैं, एनायन बनाते हैं, यानी कि ऋणायन जो है बनाते हैं। ठीक, तो इसने भी क्या करा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। ठीक, तो अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन अगली वाली शेल में पहले से थे, 1 और इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास हो जाएंगे। ठीक है, अब इसने क्या करा, क्लोराइड एनायन बना लिया। इसने क्या बना लिया, इसने क्लोराइड
एनायन बना लिया, यानी कि इसने क्लोराइड ऋणायन बना लिया। इसने क्या करा, इसने क्लोराइड ऋणायन बना लिया। तो इसने क्या बनाया, क्लोराइड कैटायन, इसने बनाया सोडियम कैटायन, इसने बनाया क्लोराइड एनायन, इसने बनाया सोडियम धनायन, इसने बनाया क्लोराइड ऋणायन। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इस पर प्लस का निशान है, इस पर माइनस का निशान है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, इस पर प्लस का चार्ज आ रहा है, इस पर माइनस का चार्ज आ रहा है, इस पर एक प्लस का चार्ज है, इस पर एक माइनस का चार्ज है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में कंबाइन कर जाते हैं और एक कंपाउंड बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं NaCl। क्या बोलते हैं इसको हम, NaCl जो इसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर यही बातें लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताया था, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है कि जो एटम होते हैं ना मेटल के, यानी कि जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। एटम्स ऑफ मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन, यानी कि मेटल जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं अपने वैलेंस शेल से, और क्या बना लेते हैं, कैटायन बना लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयंस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और साथ में उन पर प्लस का निशान आ जाता है, और प्लस का निशान आ जाता है वो क्या बना देते हैं, कैटायन जो है बनाते हैं, यानी कि धनायन वो बना देते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक, फिर आगे दे रखा है एटम्स ऑफ नॉन मेटल, जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं और क्या बनाते हैं, एनायन बनाते हैं, यानी कि नेगेटिव आयन बनाते हैं, एनायन बनाते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि जो नॉन मेटल होगा, अधातु होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को लेगा उस पर माइनस का निशान आएगा, माइनस का चार्ज आएगा, और जब माइनस का चार्ज आएगा वो क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा, यानी कि ऋणायन वो जो है बनाएगा। ठीक, तो ये देगा अधातु के परमाणु क्या करते हैं, अपने संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं और साथ में क्या बनाते हैं, वो ऋणायन बनाते हैं। और जो धातु होते हैं, जो धातु के परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और साथ में क्या बनाते हैं, वो धनायन बनाते हैं। ठीक है, फिर आगे दे रखा है अपोजिटली चार्ज। अभी अपोजिट चार्ज हो गया ना, एक पर तो कैसा आ रहा है, प्लस का चार्ज आ रहा है, एक पर कैसा चार्ज आ रहा है, प्लस का चार्ज आ रहा है, और एक पर माइनस का चार्ज आ रहा है। तो ये देखा यहाँ पर जो अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि क्या करेंगे, जो सोडियम होगा वो क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि जो अपोजिट चार्ज होते हैं ना वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और जो सेम चार्ज होते हैं, जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से बात पता होगी, 9th क्लास के अंदर भी बताई जाती है ये। ठीक है, आयंस का एक आयंस वाला एक पार्ट है, टॉपिक है छोटा सा, 3rd चैप्टर के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसी के अंदर बताया जाता है कि जो एक जैसे चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब धक्का देते हैं, दूर करते हैं, और जो उल्टे चार्ज होते हैं वो अपनी तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, और माइनस भी माइनस को रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम चार्ज हैं और ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्ज है। ये बात यहाँ पर दे रखी है कि जो अपोजिट चार्ज आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उनके बीच में क्या लगे थे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, जो कि क्या बनाती है, आयनिक कंपाउंड्स बनाती है। क्या बनाती है, आयनिक कंपाउंड्स बनाती है। देखो ये भी क्या अपने आप में एक आयन है, क्योंकि कैटायन आयन है, ये भी एनायन, ये भी क्या है, आयन है, धनायन, ऋणायन, ये क्या है, ये प्लस वाला आयन है, ये माइनस वाला आयन है तो दोनों आयन ही। अब इन दोनों आयन से मिलकर क्या बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है। तो आयंस के वजह से जो कंपाउंड बनता है उनको हम आयनिक कंपाउंड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, उनको हम आयनिक कंपाउंड्स कह देते हैं। और यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि जो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अपोजिटली चार्ज जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, उनको हम आयनिक कंपाउंड जो है उनको हम कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अगर कोई डाउट रह रहा है अभी भी तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, और अगर समझ में आ गया और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। आगे देखा, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेशित आयन मतलब एक तो प्लस का है और दूसरा माइनस का है। विपरीत का मतलब उल्टे। तो उल्टे जो आवेशित आयन है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, और क्या होता है, मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बनकर आयनिक आबंध, आयनिक यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयनिक यौगिक जो है बनाते हैं। क्या यही आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन होती है? तो ये आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन नहीं है, ये आयनिक यौगिक की डेफिनेशन नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे कि आयनिक यौगिक की डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है कि इसने तो अपना कैटायन बनाया, धनायन बनाया, इसने ऋणायन बनाया, यानी कि एनायन बनाया। अब ये दोनों अपोजिट चार्ज वाले आयन से ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और साथ में क्या बना देंगे, एक कंपाउंड जो है बना देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और वो जो कंपाउंड होगा वो कैसा कंपाउंड होगा, वो आयनिक कंपाउंड होगा, यानी कि वो एक आयनिक यौगिक होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
आगे हमको ये दो एग्जांपल दे रखे आपकी किताब के, ठीक, जिनमें क्या होता है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था सोडियम क्लोराइड वाला, वही है कि जिसमें सोडियम होता है, सोडियम एक धातु है, वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। अब सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 2 8 1 होता है, ठीक। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 2 और 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच जाता है और ये क्या बना लेता है, सोडियम कैटायन जो है ये बना लेता है, ठीक है। जैसे आगे देखा जो क्लोरीन होता है, जो क्लोरीन होता है वो क्या करता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 8 7 और क्या करता है क्योंकि ये नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, ठीक है। और जब इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो लास्ट वाली शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और आ गया तो कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो लास्ट वाली शेल इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है, वो क्या हो जाता है 288। अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है तो इस पर माइनस का निशान आ जाएगा। कैसा निशान आ जाएगा, इस पर माइनस का निशान आ जाएगा। अब इससे माइनस का निशान आ गया तो ये क्या बना, इसने क्या बना लिया, इसने क्लोराइड एनायन बना लिया। इसने सोडियम कैटायन बनाया था, इसने क्लोराइड एनायन बनाया है। इस पर प्लस का निशान है, इस पर माइनस का निशान है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और साथ में क्या बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे, जो कि क्या होगा, जो कि कंपाउंड होगा हमारा NaCl। क्या होगा वो हमारे पास में कंपाउंड होगा NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको हम, सोडियम क्लोराइड जो इसको हम कहते हैं, ठीक है। यानी कि साधारण नमक जिसको कहा जाता है, टेबल सॉल्ट वगैरह, इसके काफ़ी सारे नाम है। तो जो कंपाउंड इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है। ये क्या है, ये फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, ये पेपर में आता है, ठीक। तो ये तो है हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। आगे दे रखा फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड किस तरीके से बनता है, ठीक। तो जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 8 2। क्या होता है, जो मैग्नीशियम है, यानी कि अब हम देख रहे हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड का मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण, मैग्नीशियम क्लोराइड किस तरीके से बनता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास में MgCl2, जिसमें क्या है, दो चीज़ें हैं हमारे पास, 2 एलिमेंट है। पहला तो मैग्नीशियम और दूसरा है क्लोरीन। जो मैग्नीशियम है वो मेटल होता है, जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल होता है। अब हमें बहुत अच्छी तरीके से बात याद हो चुकी है, जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी कि जो मैग्नीशियम होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी कि जो क्लोरीन होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की। तो जो मैग्नीशियम को Mg से दिखाते हैं और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है 2 8 2, ठीक है। अब क्योंकि ये मेटल है तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी बचेगी, 282। क्यों, क्योंकि इसने अपने लास्ट वाली शेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो लूज कर दिए, ठीक। तो इसने क्या बना लिया, इसने बना लिया मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। मैं आपको छोटा करके लिख देता हूँ। मैग्नीशियम था, उसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी 282, लेकिन अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बची है 28, ठीक है। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो इसने क्या बनाया होगा, इसने बनाया होगा मैग्नीशियम कैटायन। हिंदी में आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ इसको, इसने बनाया मैग्नीशियम धनायन, इसने बनाया होगा। क्या बनाया होगा इसने, मैग्नीशियम धनायन जो है इसने बनाया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसकी बात खत्म कर देते हैं। फिर इसके बाद अगला आता है हमारे पास में क्लोरीन। तो क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, और इसको हम, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 287, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ठीक। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और साथ में क्या बना देगा, Cl- आयन बना देगा, यानी कि अब इस पर माइनस का निशान आ गया तो ये क्या बना देगा, ये एनायन बना देगा, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी हो जाएगी, 2 8 8 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लास्ट वाली सेल में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लास्ट वाली सेल में, इसके पास हो जाएंगे 2 8 8। तो इनको हम बोल देंगे क्लोराइड एनायन। ये हो जाएगा हमारा क्लोराइड एनायन, यानी कि क्लोराइड ऋणायन जो है ये हमारे पास में हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर है, ठीक। तो इसने क्या बनाया, इसने इस पर 2+ का चार्ज आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखो, इसने बनाया मैग्नीशियम कैटायन, इसने बनाया क्लोराइड
एनायन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि मैग्नीशियम ने 2 क्लोरीन को जो है 2 इलेक्ट्रॉन को जो है लूज किया था, लेकिन क्लोरीन तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, इसीलिए। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया तो क्या होगा, 2 क्लोरीन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया तो 2 क्लोरीन कितने, 2 इलेक्ट्रॉन कितने क्लोरीन लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन ले लेंगे। तो बस उसके आगे हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक। तो क्या होगा, इसका मतलब कि 2 क्लोरीन थे, उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, शेयर हो गए, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा, अब ये क्या Mg2+ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में Cl2- हो जाएगा, तो वो क्या बना लेगा, इसी तरीके से एक अपना कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे कि जो मैग्नीशियम है उसकी क्या होती है 2 8 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन के साथ में क्या करेगा, क्लोरीन के साथ में क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। क्या करेगा, क्लोरीन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है शेयर कर लेगा, ठीक, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक। तो इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करा, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करा तो 2+ का चार्ज इसके ऊपर आ गया, और इसने क्या बना दिया, मैग्नीशियम कैटायन इसने बना दिया। वैसे जो क्लोरीन था, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया तो इसमें क्या हो गया 288। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, लेकिन ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन को 2 क्लोरीन लेंगे, तो ऐसा ही दूसरा क्लोरीन आएगा, वो दूसरा एक और इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, ठीक। तो मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए मैग्नीशियम था, इसके 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस वाले क्लोरीन ने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन ने जो है ले लिया, और साथ में क्या बना लिया इसने, MgCl2 जो है बना लिया। क्या बना लिया उन्होंने, MgCl2 जो है बना लिया। MgCl2 क्यों बना लिया, क्योंकि जो मैग्नीशियम था उस पर 2+ का चार्ज था, और जो क्लोरीन था उस पर 2 क्लोरीन थे, उस पर 2- का चार्ज आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये इस पर प्लस का चार्ज है, ये कैटायन है, इस पर माइनस का चार्ज है, एनायन है। तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि अपोजिट चार्ज है, और साथ में क्या बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा तुम्हारे पास में MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन जो है होता है, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इतने में, ठीक है। चलिए आगे देखा आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब ये जो बना है ये क्या है, ये आयन्स है, ठीक। ये क्या है, ये Mg2+, ये भी एक आयन है, Cl- ये भी क्या, ये भी एक आयन है। इनसे जो कंपाउंड बनेगा वो भी क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड्स बनेगा। अब ये आयन बन कैसे रहे हैं, ये या तो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, आयन बना रहे हैं। आयन 2 तरीके के बना रहे हैं, या तो कैटायन बना रहे हैं या फिर एनायन बना रहे हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है वो तो बना रहा है कैटायन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है वो बना रहा है एनायन। एनायन बना तो आयन ही रहे हैं, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करें चाहे वो इलेक्ट्रॉन को लूज करें, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करके या लूज करके बनाया जाता है, जो ऐसा कंपाउंड है जो कि कैसे बना है, या तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को लूज किया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया हो, लेकिन तो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, उस कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड जो है कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल। क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया गया हो, ऐसा कंपाउंड जो कि कैसे बना हो, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने से बना हो, और वो भी मेटल से नॉन मेटल में ट्रांसफर करने से बना हो। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कह देते हैं, या फिर इनका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, जो इनको हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इनको हम कह देते हैं, ठीक। तो कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने से बनते हैं, एक मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है, इन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से जो कंपाउंड बनता है उनको हम क्या कह देते हैं, उनको हम आयनिक कंपाउंड यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कह देते हैं, ठीक है। आगे है आयनिक यौगिक, हिंदी में भी कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने से जो यौगिक बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम आयनिक यौगिक या फिर विद्युत संयोजक यौगिक जो है कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं विद्युत संयोजक यौगिक। तो ठीक है, आयनिक यौगिक हो या विद्युत संयोजक यौगिक हो, दोनों एक ही चीजें हैं। ये कैसे बनते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन को भेजा जाता है धातु से अधातु में, और इलेक्ट्रॉन को भेजने से जो कंपाउंड बनेगा, जो यौगिक बनेगा, वो होगा आयनिक यौगिक या फिर विद्युत संयोजक यौगिक, वो जो है होगा, ठीक है। आगे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज में जैसे कि फिजिकल नेचर दे रखा है इनका यहाँ पर, ये कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड और हार्ड होते हैं, यानी कि ठोस और कठोर होते हैं, ठीक है। आगे इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है होता है, कैसे होता है, बहुत ही ज्यादा उच्च इनका गलनांक और क्वथनांक होता है, ठीक है। इनको गलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए और इनको उबालने के लिए भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है चाहिए, ठीक है। आगे देखा है सोल्यूबल इन वाटर, ये क्या होता है, पानी में घुल जाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है नमक, जो नमक है, नमक एक आयनिक कंपाउंड है, NaCl, जो सॉल्ट जो हम अपने खानों में डालते हैं वही, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो पानी के अंदर घुल जाता है, वो एक आयनिक कंपाउंड है। तो क्या होता है, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होता है, जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि वाटर के अंदर
सोल्यूबल होते हैं, लेकिन इनसोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, जैसे कि कैरोसिन है या पेट्रोल है, मिट्टी का तेल वगैरह। और जो पेट्रोल वगैरह होता है इनके अंदर क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो नमक होगा वो पेट्रोल के अंदर घुलेगा या नहीं घुलेगा, तो पेट्रोल के अंदर नमक नहीं घुलेगा, ठीक है। आगे दे रखा कैरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। कौन, जो हमारे क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक यौगिक पानी के अंदर घुल जाएंगे, वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे, लेकिन कैरोसिन के अंदर, पेट्रोल के अंदर, इनके अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे, ठीक है। तो कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल है और जो पेट्रोल है इनके अंदर ये घुलते नहीं है, ठीक है। आगे देखा, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। कब तक, जब तक ये सॉलिड स्टेट में रहते हैं, जब तक ये ठोस अवस्था में रहते हैं तब तक ये इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली होती है, करंट होता है, इनके अंदर से पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, यहाँ पर लिख देना विद्युत का चालन नहीं करते, मतलब इनके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता। कब तक, जब तक अपनी सॉलिड स्टेट के अंदर रहेंगे, ठीक है। आगे दे रखा है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, लेकिन अगर इनको मेल्ट कर दिया जाए, इनको पिघला दिया जाए, तो क्या करते हैं, इनके अंदर से करंट पास हो जाता है। मतलब कि सॉलिड स्टेट में से करंट पास नहीं होगा, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड की मोल्टन स्टेट होगी, अगर हमने आयनिक कंपाउंड्स को मेल्ट कर दिया, गला दिया, तब उनके अंदर से क्या होगा, करंट पास हो जाएगा। और जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है काफी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हाई इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इधर का यहाँ पर गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्या करते हैं, गलित अवस्था में विद्युत का चालन जो है ये करते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। आगे दे रखा अकरेंस ऑफ मेटल, ठीक है। मतलब ये तो मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ा है हमने, ठीक है, किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, सारी बातें हमने पढ़ी हैं, ठीक। तो अकरेंस ऑफ मेटल है, यानी कि मेटल पाए किस तरीके से जाते हैं, ठीक है। तो ये हम इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। ये इन दोनों कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करनी है, मतलब सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, ठीक है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे तरीके से। आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन आपको याद कर लेनी, जितना भी आपको पढ़ाया गया वो सारा का सारा आपको जो रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने रखते हैं, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए।